हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी चल रही होगी। तो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ओबीजी के एमसीक्यू जो अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होने वाली है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ओबीजी बहुत ही अच्छी और इजी सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ इसमें टॉपिक्स थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार उसको ढंग से पढ़ लिया तो आपको दोबारा सिर्फ रिवीजन की जरूरत रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ओबीजी के हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। चलिए, तो क्वेश्चन इज amniocentesis is done to detect all fetal abnormalities except Down syndrome, open neural tube defect, LS ratio या mental retardation। आंसर करना है, क्या राइट आंसर रहेगा। एमनियोसेंटेसिस इज डन टू डिटेक्ट ऑल फीटल एबनॉर्मलिटी एक्सेप्ट। चलिए आंसर करेंगे, चलिए आंसर करिएगा सभी, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस जो होता है, ठीक है, वो नॉर्मली 12 से 14 वीक के बीच में अर्ली एमनियोसेंटेसिस कंडक्ट करते हैं। क्यों? ताकि किसी भी तरह की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, तो उसका पता लगाने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए डाउन सिंड्रोम, ऑफ कोर्स अल्फा फीटोप्रोटीन का जो रेशो होता है वो यहाँ पे देखा जाता है, तो इसके लिए भी करते हमें एक्सेप्ट का जवाब देना है। तो ए आंसर नहीं होगा। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इसमें देखा जाता है। एलएस रेशो फॉर लंग्स की मेच्योरिटी के लिए इसको देखते हैं, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन का पता आप एमनियोसेंटेसिस से नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। While preparing a pregnant woman for amniocentesis, the nurse should prepare for IV anesthesia, instruct her to drink 1 liter water, instruct her to void, place in left lateral position। चलिए, तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन। क्लास को शेयर करना है एंड आंसर भी करना है, ठीक है। तो देखिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, एमनियोसेंटेसिस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जब भी कोई भी यूएसजी करते हैं या फिर किसी भी लेडी का गायनेकोलॉजिकल कोई भी असेसमेंट करना होता है, तो उस टाइम सबसे पहले बोलते हैं कि ब्लैडर जो है वो खाली होना चाहिए, ताकि इजीली यूट्रस वगैरह को क्या किया जा सके, इजीली विजुलाइज करके, इजीली जिस पर्पस के लिए आप वो विजुलाइज या फिर असेस कर रहे हो उसका एक्यूरेट हमें पता लगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो है वो उस लेडी को बोलना है कि आप पहले यूरिन पास करके आओ या ब्लैडर को खाली करो। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिपेयर आईवी एनेस्थेशिया नहीं, इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर, इंस्ट्रक्ट हर टू वॉइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्लेस इन अ लेफ्ट लेटरल, तो ये भी नहीं होगा। तो बिफोर आपको क्या करना है, प्रिपेयर जब कर रहे हैं आप एमनियोसेंटेसिस के लिए, तो उसको वॉइड करने के लिए बोलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि एमनियोसेंटेसिस जब करते हैं निडल को इंसर्ट किया जाता है और ब्लैडर में इंजरी हो सकती है, इस वजह से ब्लैडर को खाली करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इज डायग्नोस्टिक ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, विल्सन डिजीज, हेपेटोमा या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है एवरीवन। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है एएफपी, नॉर्मली जब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये ऑन्कोफीटल प्रोटीन होता है। क्या होता है? अल्फा फीटोप्रोटीन इज द ऑन्कोफीटल प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए अगर ये सिरोसिस ऑफ लीवर में भी माइल्ड अगर होता है तो इंक्रीज होता है, माइल्ड इंक्रीज होता है, ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, विल्सन डिजीज में भी नहीं। इसमें यहाँ पे राइट आंसर हमारा पूछा गया है हाई लेवल, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में भी यहाँ पे इतना नहीं। लेकिन हिपेटोमा अगर होता है, किसी भी हेपेटोसेल्युलर अगर कोई कंडीशन होती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हाई लेवल में सिक्रीट होता है एडल्ट के अंदर। किसके अंदर? अल्फा फीटोप्रोटीन हाई लेवल में सिक्रीट होता है जब हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होता है। तब कब होता है? हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ठीक है, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो होता है, ऐसी कंडीशन में ये जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो हाई लेवल में सिक्रीट होता है। क्लियर? एएफ
बाकी ऑन्कोफिटो प्रोटीन है माइल्ड लेवल में होगा लीवर डिजीज के अंदर। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एएफपी जब फीटल से जो होता है वो यॉर्क सैक जो बनता है वहां से ये रिलीज होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको फीटल लीवर और यॉर्क सैक के द्वारा इसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 36-year-old multigravid who is a 14-week gestation is scheduled for an alpha fetoprotein test. The alpha fetoprotein test is an indicator of GI defect, neural tube defect, renal defect या cardiac anomalies. आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन? सभी आंसर करना, व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है 36-year-old लेडी है, मल्टीग्रेविडा है, हु इज 14-week gestation is scheduled for alpha fetoprotein test. The alpha fetoprotein test is an indicator of, किस इंडिकेटर के लिए? अभी मैंने बताया कि आपको अर्ली एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो 12 से लगा के 14 वीक के आसपास कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है ना, नॉर्मली 15 से 20 वीक में भी करते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो है वो 12 से 14 वीक में इसका टेस्ट जो होता है वो किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई क्रोमोसोमल एंड एबनॉर्मलिटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता हम अर्ली लगा पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है यानी कि एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो अगर किसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, स्पाइना बाइफिडा है, बाइफिडा, एनेनसिफेली है, एनेनसिफेली, ऐसी कंडीशन में एएफपी क्या होता है? हमेशा इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है ना, और जो आपके लो किस में देखने को मिलता है, तो लो अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है एएफपी, वो डाउन सिंड्रोम वाली सिचुएशन में जो होता है अल्फा फीटोप्रोटीन आपका, उसका लेवल जो होता है वो आपको कम दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अल्फा फीटोप्रोटीन स्पेसिफिकली किसको हम टेस्ट करने के लिए, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगाने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। बी यहाँ पे हमारा सही जवाब रहेगा। बाकी कम किस में होता है, ज्यादा किस में होता है, ये भी आप याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में जो होता है वो आपको पूछा जाएगा। स्पेशली डाउन सिंड्रोम से कई बार क्वेश्चन आया है कि लो किस में होता है, लो लेवल अल्फा फीटोप्रोटीन किस में होता है, तो डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ये भी एक तरह का ट्राइसोमी 21 एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन MSAFP भी इसको बोलते हैं, इज एलिवेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, RH आइसो इम्यूनाइजेशन या फिर डाउन सिंड्रोम। चलिए फटाफट आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है, और जो है ओबीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आपके लिए ऑलमोस्ट सारा कवरेज हो जाएगा। तो एक बार ये एमसीक्यू की सीरीज जरूर देखना, और पिछले भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अप्रोक्स हम लोग 50 एपिसोड तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और एक बार प्रीवियस की जो क्लासेस हैं उसको भी आप देखिए। चलिए नेक्स्ट आंसर करिएगा। पूछा गया है कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज एलिवेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आंसर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में इंक्रीज होगा, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज होगा, RH आइसो इम्यूनाइजेशन में इंक्रीज होगा, लेकिन डाउन सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर ये सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। ये याद रखिएगा आप, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट, व्हाट नर्स शुड आंसर इफ द मदर आस्क what does it mean if her maternal serum alpha fetoprotein is a 35 nanogram per ml? It is abnormal, it is not clear. 35 nanogram per ml indicate chromosomal aberration, 35 nanogram per ml indicate neural tube defect. चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को एक बार शेयर करना है एंड देन गिव आंसर। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? ठीक है,
तो देखिए नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो एडल्ट होता है, ठीक है, नॉर्मली एडल्ट है, नॉन प्रेग्नेंट वुमन है, इसके अंदर नॉर्मली एएफपी जो होता है वो 40 नैनोग्राम पर ml होता है, ठीक है। और ये वैरीज होता है, इसको हम लोग पर्टिकुलरली एक ही चीज के लिए हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कम है या ज्यादा है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, फिर फर्दर टेस्ट भी होते हैं इसके, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ये, तो क्या रहेगा, एब नॉर्मल है, बिकॉज 40 नैनोग्राम तो नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट में नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन द नॉर्मल एवरेज फीटल हार्ट रेट इन यूटेरो इज, वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट आंसर करेगा। हार्ट रेट कितनी होती है यूट्रस के अंदर फीटस की, चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। तो नॉर्मली फीटल की जो हार्ट रेट होती है एवरेज अगर माने हम, तो 110 से लगा के 160 बीट पर मिनट जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट होती है यूट्रस। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, 110 टू 160 बीट पर मिनट नॉर्मल मानते हैं हम लोग। अगर लेस देन 100 या लेस देन 110 होता है, ठीक है, तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। क्लियर है। और अगर मोर देन 160 अगर है तो उसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल आंसर क्या होगा, 120 टू 160 बीट पर मिनट। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए कभी कभी 140 बोलते हैं। इन यूट्रस नॉर्मल है। नेक्स्ट, ए सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ फीटल वेल बीइंग इज ए फीटल हार्ट रेट। अगेन थोड़ा घुमा दिया ईएसआईसी वालों ने। आंसर करेंगे 100 टू 120 बीट पर मिनट, 120 टू 160, 160 टू 200 या 180 टू 200 बीट पर मिनट। सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ फीटल वेल बीइंग इज ए फीटल हार्ट रेट। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट पूछा है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, अब तो आप फटाफट आंसर करोगे। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी इज रिएक्टिव इन प्रेग्नेंट वुमन, प्रायोरिटी एक्शन ऑफ अ नर्स। यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो 36 वीक अप्रॉक्स के आसपास इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो रिएक्टिव है। क्लियर है। तो नर्स का क्या एक्शन रहेगा, प्रायोरिटी। आंसर करें। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। तो चलिए इसमें क्या होता है, असलेरेशन, यानी कि फीटस के मूवमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर विद इन 50 सेकेंड में, ठीक है, विद इन 50 सेकेंड में अगर मोर देन 50 बीट पर मिनट, ठीक है, असलेरेशन हो रहा है, असलेरेशन, ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है, एक हेल्दी फीटस का ये पहचान होती है। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देना है। फर्दर आप आगे टेस्ट कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नो नीड ऑफ एनी एक्शन यहाँ पे रहेगा कि अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो रिएक्टिव है। क्लियर है। तो रिएक्टिव एनएसटी जो होता है वो शो करता है यहाँ पे मोर देन और लेस देन 2 acceleration इन 20 मिनट, ठीक है। मोर देन लेस देन 2 acceleration, सॉरी, मोर देन 2 acceleration या 2 भी अगर acceleration है इन 20 मिनट, तो ये रिएक्टिव ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टिव है अगर आपको, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे नॉन रिएक्टिव होता, क्लियर है, तो हमें फर्दर एक्शन लेने की जरूरत यहाँ पे पड़ती। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जीएमसी उधमपुर जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो जल्दी से जाओ और अपनी पढ़ाई को शुरू करो,
क्योंकि पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अभी तक अपने अपने खुद के लिए अगर आपने स्टैंड नहीं लिया है कि यस मुझे पढ़ना है, आई वांट टू सिलेक्शन, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। ठीक है, इसीलिए फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, यह आपके लिए भी अच्छा है। बाकी नॉट सेट 11 आपका टारगेट है तो भी क्लासेस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोश एकेडमी की ऐप पर, शानदार। तो जाके देखिए उसको एक बार, तो आपको भी आइडिया लगेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एन एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग फॉर फर्दर टेस्टिंग ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? क्वेश्चन है, which of the following indicate an abnormal physical finding for further testing during the second trimester of pregnancy? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? पूछा गया है which of the following indicate an abnormal physical finding, इसमें से कौन सी है? देख, कंसिस्टेंसी इंक्रीज, फंडल हाइट सही है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, क्विकनिंग होनी चाहिए, फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, ये बहुत ही ज्यादा है क्योंकि हमने अभी पढ़ा 120 से लगा के 160 होना चाहिए बीट पर मिनट, लेकिन ये तो 180 है। इसका मतलब हो सकता है कि जो टेकिकार्डिया हो गया, तो बच्चे में हाइपोक्सिया तो नहीं हो गया, तो ये सारे फाइंड आउट यहाँ पे निकलते हैं, तो ये एबनॉर्मलिटी है। Next, non-stress test is said to be normal if there is 2 or more FHR acceleration during a 20 minutes period, 2 acceleration in 40 minutes, no deceleration in 40 minutes या no acceleration in 40 minutes। आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पे नॉर्मल यानी कि रिएक्टिव, ठीक है, याद रखना यहाँ पे नॉर्मल का मतलब होता है रिएक्टिव, और बेस्ट कौन सा होता है कि 2 और मोर, मैंने बताया था 2 और मोर हो सकता है। फीटल हार्ट रेट यानी कि बीट पर मिनट, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 20 मिनट्स पीरियड इज अ नॉर्मल कंडीशन, या फिर रिएक्टिव है फीटस, यानी कि कोई भी आपको फर्दर एक्शन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि मोर देन 15 मिनट, सॉरी, मोर देन 15 बीट पर मिनट इन 15 सेकेंड, ठीक है, याद रखना ये पूछा गया है कि मोर देन 15 मिनट, 15 बीट पर मिनट, सॉरी 15 बीट पर मिनट इन 15 सेकेंड, मोर देन 15 सेकेंड, ठीक है, तो ये जो है वो एबनॉर्मलिटी को शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑक्सीजनेशन की यहाँ पे डिमांड है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? रिएक्टिव होगा, ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंपोनेंट अदर देन एनएसटी इन मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, फीटल टोन, फीटल मूवमेंट, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट। एम्स जोधपुर के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है, इसको चेक किया जाता है मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल में। मॉडिफाइड चीज जो होती है आगे भाई, जैसे जैसे रिसर्च होता है वैसे मॉडिफिकेशन भी होता है।
ठीक है, तो याद रखिएगा सेकंड कंपोनेंट अदर देन एनएसटी, यानी कि एनएसटी नहीं किया आपने तो सेकंड कंपोनेंट कौन सा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। याद रखना बायोफिजिकल प्रोफाइल का सेकंड एनएसटी के अलावा कौन सा ऑप्शन है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्लियर है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोफिजिकल प्रोफाइल इज इक्वल टू एनएसटी प्लस एएफआई। ठीक है, ये याद रखना बायोफिजिकल प्रोफाइल, बायोफिजिकल प्रोफाइल इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू होता है, तो AFI प्लस NST, NST प्लस AFI। क्लियर है, ये पूछ सकते हैं तो याद रखना एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। नेक्स्ट, अमंग दिस विच, ये अर्ली, देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ना, एक बात भूल गई मैं बताना, तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस है वो अर्ली इंडिकेटर है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अमंग दीज विच इंडिकेट एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी इसमें से एबनॉर्मल कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे FHR मोर देन 180 बिल्कुल ज्यादा है, टेकिकार्डिया है, डिक्रीज फीटल के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, तो ये भी एबनॉर्मेलिटी है। FHR लेस देन 100 तो ये ब्रेडिकार्डिया हो गया, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, inclined membrane rupture while her labor is being augmented with oxytocin infusion. Nurse observe variable deceleration. What should nurse take next? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है आपका। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया है वेरिएबल डीएसेलरेशन, ठीक है, ये जो वेरिएबल डीएसेलरेशन होता है ये कब होता है, जब प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो रही है, फीटस के पास जो न्यूट्रिशन, जो ब्लड जा रहा था, जो ऑक्सीजन जा रही थी, उसमें कमी आई है, तो ऐसी सिचुएशन में वेरिएबल डीएसेलरेशन होता है। और ये मोस्ट कॉमन ROM पोजीशन में ज्यादा होता है। कौन सी पोजीशन में, याद रखना कभी पूछे तो राइट ROM जो पोजीशन होती है, ठीक है, उसमें ये आपको जो है वो इस पोजीशन में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा जो होता है इधर उधर घूमता है। ठीक है, तो ये जब इसको, इसकी पोजीशन जब चेंज होगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, कि करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि प्रिपेयर फॉर इमीडिएट बर्थ, क्योंकि प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो रही है, कोड कंप्रेशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि सॉरी चेंज पोजीशन। तो पोजीशन जैसे ही चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो होता है वो ये रिजॉल्व हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोड कंप्रेशन को इंडिकेट करता है तो हम लोग इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। आपको पता है बहुत ही सूटेबल और बेस्ट पोजीशन होती है, बिना केवा प्रेशर से भी इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि प्लेसेंटल इनसफिशियंसी ना हो, इसीलिए ही हम बोलते हैं कि प्लेसेंटा का सर्कुलेशन डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि भाई लेफ्ट साइड सोना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की पोजीशन आपको चेंज करनी है। नेक्स्ट है, ए नर्स मॉनिटरिंग FHR of a client with ruptured membrane note severe variable deceleration most likely cause। आंसर करेंगे, अभी बोला मैंने वेरिएबल डेसिलरेशन कब होता है, आंसर करिएगा। जब वेरिएबल डेसिलरेशन कब होता है, अभी मैंने बताया कि जब भी अम्बिलिकल कोड या प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो रही है, कोड कंप्रेशन के टाइम पे मोस्टली ये चीज देखी जाती है। याद रखना कई बार पूछा गया है। फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय, फीटस हाइपोक्सिया हो रहा है, कैसे असेस करोगे, आंसर करो फटाफट, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए फीटल के अंदर हाइपोक्सिया अगर आपको असेस करना है तो स्कैल्प ब्लड सैंपलिंग लेते हैं, पीएच को बताता है ये।
ठीक है, क्योंकि हाइपोक्सिया में पीएच में हम पीएच चेक करते हैं तो हमें आइडिया लगता है, ठीक है। दूसरी चीज फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो आपको फीटल हाइपोक्सिया के बारे में बताती है, तो यहाँ पे डी आंसर रहेगा, बाकी अल्फा फिटोप्रोटीन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी द नर्स वुड अप्लाई द फीटल ट्रांसड्यूसर टू द मैटरनल एब्डोमेन ओवर द, चलिए आपको पता है ट्रांसड्यूसर जो होता है वो मदर के एब्डोमेन पे बेल्ट होता है और ट्रांसड्यूसर लगा होता है, उसको बांधा जाता है, ठीक है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ के? तो हम ये एनएसटी जो चेक करते हैं उसमें अभी मैंने बताया कि हमें फीटल की हार्ट रेट जो है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। तो ठीक है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, क्या हो? मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी और हम लोगों को कैसे पता चलेगा? जब ट्रांसड्यूसर बच्चे की बैक पे होगा तो हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर कहां पे लगाना है? फीटल बैक बेस्ट जगह होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, इस तरीके से आपको ट्रांसड्यूसर लगा होता है, इस तरह से बेल्ट होता है, जब भी बेबी मूवमेंट करे तब मदर को ये प्रेस करना होता है, तो ऑटोमेटिकली जो मशीन है उसके अंदर वो असिलरेशन डी असिलरेशन वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। तो आंसर करिएगा, अगला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्रोसीजर यूजुअली डन इन अ लेबर रूम। चलिए आंसर करिएगा, इससे क्या पता चलता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये करते क्यों है, तो इसकी जरूरत इसलिए रहती है कि क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चा कंप्रेस भी होता है, फ्लैक्शन भी होता है, सारी चीजें होती है ना। तो उस टाइम पे बच्चे के जो है वो वेल बीइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे की फीटल हार्ट रेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मदर जो है वो लेबर के लिए एलिजिबल है, लेबर के लिए रेडी है या नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। मतलब नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसीलिए इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनएसटी टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट है, which of the following initial nursing assessment has to be performed on a pregnant lady after attaching the electronic fetal monitoring in the labor room? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल, सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट कौन सा करेंगे? हैज टू बी परफॉर्म ऑन अ प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर अटैचिंग द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग इन द लेबर रूम। लेबर रूम में इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग अटैच करने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा कि फीटल हार्ट रेट चेक करो, ये प्रायोरिटी रहती है उस टाइम पे। नेक्स्ट, एबनॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी इन फीटस इज डिफाइंड एज, एब नॉर्मल बेसलाइन अगर यानी कि जो बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट होती है और उसमें अगर इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो एब नॉर्मल सिचुएशन कौन सी होती है, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर है? सभी को आंसर करना है, व्हाट इज द करेक्ट वन। देखिए, बीट टू बीट लेस देन 5 मिनट अगर वेरिएशन होता है सो इट्स ओके, मॉडरेट है, ठीक है। बीट टू बीट वेरिएशन लेस देन 5 इन 40 मिनट, बीट टू बीट वेरिएशन लेस देन 5 मिनट एंड 60 मिनट नॉर्मल। लेकिन अगर 90 मिनट्स कंसिस्टेंसी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, फीटल हाइपोक्सिया हो रहा है या फिर सीएनएस डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। यस, इट देन 200 क्वेश्चन पेपर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, जल्दी से जाइए और अपने टेस्ट को देना शुरू कीजिए। नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपको टॉपिक भी पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप क्वेश्चन के रूप में देख पाओगे, ठीक है ना। और 1 ईयर वैलिडिटी है, रैशनल भी साथ में मिलेगा। नॉट सेट 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप। और मौसवी किताब से पढ़ना मुश्किल लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा रिकॉर्ड की गया रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मौसवी का।
तो वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो भी किरोशा एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओबीजी के टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इसको समझिएगा। प्रीवियस क्लासेस देख लेना, अगर नहीं देखी है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।